हमारे सामने वर्दी में मलबूस कैप्टन शर्मा खड़ा था। आनजहानी कैप्टन शर्मा, जो हमारे ख्यालों के मुताबिक मशरकी पाकिस्तान में ही जहन्नम रसीद हो चुका था। कब्रों से मुर्दे जी उठने का मुहावरा तो सुन रखा था, लेकिन शमशान घाट से भी राख और हड्डियों में जान पड़ जाती है। यही थी वो वाहिद सोच जो उस लम्हे मुझ पर गालिब थी। वेलकम लेफ्टिनेंट अली। एक जहरीली मुस्कुराहट उसके होंठों पर फिसल रही थी। मैंने बाकायदा अपना हाथ भी मुसाफे के लिए बढ़ा दिया। सेम टू यू। अचानक इस तरह जिंदा होकर अपनी दानिस्त में कैप्टन शर्मा ने मुझे बहुत बड़ा जबरदस्त नफ्सियाती झटका लगाया था, और ये थी भी किसी हद तक हकीकत। अभी तक मैं दरियाए हैरत ही में गोता जन था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वो हमारे जवानों के हाथों से किस तरह बचकर निकल आया था, जबकि मैंने खुद 2 तेज रफ्तार कश्तियां उसके ताक़ुब में भेजी थीं, और उनके पास कोई ऐसा असलहा भी नहीं था कि कैप्टन शर्मा और उसके साथी मुकाबला करके फरार हो सकें। दरिया के दोनों अतराफ हमारी अफवाज मोर्चा जन थीं। इस तरह फरार के रास्ते भी मसदूद थे। सिर्फ एक दरियाई रास्ता ही महफूज रह जाता था, लेकिन उस पर भी हमारे बर्क रफ्तार जवान उसके ताक़ुब में थे। इसके बावजूद मैं उस पर अपने किसी भी अमल से अपनी किसी भी कमजोरी का इजहार नहीं करना चाहता था। ये बात यूं भी मेरी शान मर्दानगी के खिलाफ थी, और मेरी तरबियत से तो बिल्कुल ही लग्गा नहीं खाती थी। अगर मरना ही है तो क्यों ना बावकार मौत कबूल की जाए। गिड़गिड़ाने या इल्तिजाएं करने से दुश्मन अपना फैसला तब्दील करने से तो रहा। फिर इस बात को भी हमेशा मद्देनजर रखिए कि ये मर्द मोमिन की शान नहीं कि वो दुश्मन से रहम की भीख मांगे। मेरे सर ने लाशऊर की ओट से अंगड़ाई ली। मेरा ये अमल शायद किसी हद तक गैर इख्तियारी भी था। कैप्टन शर्मा ने भी किसी हिचकिचाहट का मुजाहिरा किए बगैर अपना दायां हाथ आगे बढ़ा दिया। हम दोनों की गिरफ्त में यूं तो एक सी सख्ती छुपी थी, लेकिन इस अमर का एहसास मुझे बहरहाल था कि यहाँ मामला गालिब और मगलूब का है। तुम्हारे मुतालिक हमें वो कुछ मालूम है जो शायद तुम खुद भी अपने तई नहीं जानते। तुम्हारे जन्म से लेकर यहाँ तक पहुँचने के एक एक लम्हे की कहानी, सब कुछ हमारी नजर में है मिस्टर अली। मैं अगर चाहता तो बांग्लादेश ही में तुम्हें कुत्ते की मौत मार डालता, लेकिन हमारे भी तुम्हारी तरह कुछ उसूल हैं। मेरी बहरहाल ये कोशिश रही है कि मैं कलकत्ता में तुम्हारे ताल्लुकात जान सकूं। मैंने इस लम्हे से भरपूर फायदा उठाया, कहा, और इसमें तुम कामयाब रहे। वो बोला, हाँ, तुम ये कह सकते हो कि हमने तुम्हें सियालदा के बाद मिस कर दिया, लेकिन अब बहरहाल तुम हमारी गिरफ्त में हो। उसने अपना हाथ मूंछों पर फेरा। मैं फुनकारा, ये सिर्फ इत्तेफाक है मिस्टर शर्मा। वो बोला, हाँ, बिल्कुल ऐसे ही एक हसीन इत्तेफाक से हम पहले भी 2-4 हो चुके हैं। जब तुम्हारी मुखबरी पर तुम्हारे जाले मेरे ताक़ुब में दरिया खंगाल रहे थे, मैं एक दरख्त की शाखों में बैठा ये तमाशा देख रहा था, और वो बेचारे फ्रीडम फाइटर्स मारे गए, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है, आजादी यूं ही तो मिलने से रही। इस मर्तबा उसने हल्का सा कहकहा भी लगाया था। मैंने कहा, मिस्टर शर्मा, मैं 15 मिनट से ज्यादा तुम्हारी कैद में नहीं रहूंगा। मैंने बड़े भरपूर एतमाद से हवा में तीर चलाया, और अपनी बात का रद्द-ए-अमल मुझे शर्मा के चेहरे पर एक लम्हे को बदलते रंग की शक्ल में दिखाई पड़ा। वो बोला, हाँ हाँ, तुम अब ऐसी ही बातें करोगे। एक बौखलाए हुए इंसान से इसी की तवक्को होगी। वो फौरन संभल गया। मैंने कहा, मिस्टर शर्मा, तुम्हें फौजी नहीं अदब का तालिब इल्म होना चाहिए था। फिक्रे खूबसूरत कह लेते हो। इस मर्तबा कहकहा लगाने की बारी मेरी थी। उस्मान हम दोनों की सूरतें टुकर टुकर देख रहा था। ऐसा जानदार ड्रामा और शानदार डायलॉग उसने पहले कब सुने थे। शर्मा बोला, लेफ्टिनेंट अली, तुम्हें 15 मिनट से पहले हम जहन्नम वासिल कर देंगे। इतनी मोहलत को गनीमत जानो। इसकी वजह भी सिर्फ ये है कि ये हमारी दूसरी मुलाकात है, और दुश्मन होते हुए भी हम बहरहाल इंसान हैं। हमारी हाई कमान के अहकाम तुम्हारे मुताल्लिक बहुत सख्त हैं। इतनी मोहलत देने पर मुमकिन है मेरा कोर्ट मार्शल हो जाए, क्योंकि तुमने अभी अभी हमारी गफलत से फायदा उठाकर हम पर बड़ा कारी वार किया है। नाउ गो टू हेल। इतना कहकर वो एक तरफ हट गया। मैंने कंधे उचकाए और उन सिपाहियों के आगे आगे चल दिया जिन्होंने मेरे पीछे स्टेन गन्स तान रखी थी। अभी तक कैप्टन शर्मा ने उस्मान की तरफ देखना भी गवारा नहीं किया था। मैंने आंखों आंखों में उसे अपने साथ चलने का इशारा किया। उस्मान के कदम भी मेरे साथ उठे। कैप्टन शर्मा और उसके सिपाहियों ने उस पर कोई रद्द-ए-अमल जाहिर न किया। शायद वो यही चाहते थे। उन्होंने हमें एक खुली वैन नुमा जीप में बिठाया। एक सीट पर हम दोनों बैठे थे, और हमारे सामने वाली सीट पर ड्राइवर के साथ एक हवालदार बैठा था, और हमारे और उनके दरमियान शीशे की दीवार हायल थी। कैप्टन शर्मा ने मेरा तमस्खर उड़ाया। मिस्टर अली, तुम्हें भागने की मुकम्मल इजाजत है। मैं चुपका हो रहा। वो वापस मुड़ गया। उसको ये बात कहने और मेरा तमस्खर उड़ाने का पूरा हक हासिल था,
क्योंकि हमारे आगे एक जीप और पीछे ट्रक आ रहा था जिस पर मुसल्लह और चाको चौबंद जवान किसी भी नागहानी आफत का मुकाबला करने के लिए तैयार बैठे थे। मेरे दिल से एक ही दुआ निकल रही थी, खुदाया ये लोग वापसी के लिए वही रास्ता इख्तियार करें जिस पर हमारा साथी हमारा मुंतजिर है। दरअसल हमें चंद लम्हों की मोहलत दरकार थी, सिर्फ चंद लम्हात के लिए अगर फुर्सत मैसर आ जाती तो हम वो कुछ कर गुजरते जिसका तसव्वुर भी कैप्टन शर्मा ने कभी न किया हो। मेरा खमीर बड़ी नरम मिट्टी से उठा था, मुझे मारना ही नहीं जीदारों की तरह मरना भी आता था। मेरे लाशऊर में खौफ का शायबा तक नहीं था। ऐसे अनहोने हालात मेरे लिए कोई अनजानी चीज भी नहीं थे। मैं अकेला होता तो यूं गाय की तरह शर्मा मुझे बांध कर न ले जाता। बस एक उस्मान के साथ ने मुझे कुछ ज्यादा ही मसलहत पसंद बना दिया था। मैं हर कदम उठाने से पहले अब ये भी जरूर सोच लेता था कहीं दो बैलों की लड़ाई में उस्मान न पिस जाए। यही वजह थी कि शर्मा को मैंने इतनी देर तक खुश होने का मौका दिया था, लेकिन वैगन नुमा पिकअप में सवार होते ही उस्मान ने बड़ी अजीब सी नजरों से मेरी तरफ देखा था। शायद उसने मेरी अंदरूनी कैफियत को भांप लिया था। उसकी आंखें मुझसे कह रही थीं, भैया मेरी खातिर अपनी रिवायात को नजरअंदाज न कर देना। मुझे तो आज या कल बहरहाल अपना मनसब पाना ही होगा, वही मनसब जिसके लिए मैंने ही नहीं मुझ जैसे कई माओं के सपूतों ने अपना आप त्यागा है। उसने अंग्रेजी में एक सरगोशी उस वक्त मेरी तरफ लुढ़का दी, भाई मेरी परवाह न करना। जब हमारी गाड़ी किसी पत्थर से नीचे उतरते हुए जरा सी कांपी थी, मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे थपकी दी। इस थपकी का खास मफहूम जानकर उसने इत्मीनान का सांस भी लिया। ये एक तरह से कैप्टन शर्मा का एहसान था कि उसने हमारी आंखें और हाथ नहीं बांधे थे। इसकी वजह उसकी हद से ज्यादा बड़ी हुई खुद एतमादी तो थी ही, लेकिन एक तरह से इस अमर को अंजाम देने में उसकी अना भी आड़े आई थी। उसकी जगह कोई और ऑफिसर भी अगर इस नफ्सियाती पस मंजर से गुजरता तो उसका अमल मुख्तलिफ हरगिज ना होता। हमारी दुआएं मुस्तजाब हुई, शायद इसलिए कि हम नेकी की राह के मुसाफिर थे, बका की लड़ाई लड़ने वाले, या फिर कुदरत को हमारी हालत पर रहम आ गया था। उन्होंने वही रास्ता इख्तियार किया था जिसे वापसी के लिए हम चुन चुके थे। हमें उसूलन अब से खासी देर पहले अपने साथियों तक पहुंच जाना चाहिए था। अब तक न पहुंचने का मतलब हमारे साथी बखूबी जानते थे और उन्होंने हालात की संगीनी का अंदाजा करते ही अपना काम शुरू कर दिया था। जैसे जैसे हम उस मकाम से करीब होते जा रहे थे जहां हमारा साथी हमारी वापसी का मुंतजिर था, मेरे खून की हिद्दत में इजाफा होता जा रहा था। फिर अचानक मेरी शरियानों में अंगारे तड़पने लगे। उस्मान भी यकीनन कुछ ऐसी ही कैफियत से गुजरा होगा, और जैसे ही जीप ने एक झाड़ियों के झुंड के गिर्द नीम दायरे में घूमकर आगे निकलना चाहा, उस पर जहन्नुम का दहाना खुल गया। हल्की मशीन गन की फायरिंग से मैंने फौरन अंदाजा लगा लिया था कि हमारा लॉन्च वाला जांबाज भी अपने साथी की मदद को आ गया है, और ये बड़ी बात थी। हमारे हौसले दो चंद हो गए। वैन के ड्राइवर ने खासी मशाकी का मुजाहिरा किया था। उसके ब्रेक अचानक इस तरह लगे जैसे उसने पिंडलियों की बजाय हैंड ब्रेक का इमरजेंसी इस्तेमाल किया हो। ये धचका हमारे लिए नेमते गैर मुतरक्किबा साबित हुआ। सामने बैठे दोनों सिपाही झटके से हिले और आगे की समत झुके। हिले तो हम भी थे, लेकिन इस तरह नहीं जैसे वो दोनों। मेरे झटका खाने का भी एक मखसूस अंदाज था, और उस्मान को तो जैसे इल्हाम हो गया था कि मैं अब कुछ न कुछ जरूर कर गुजरूंगा। वो तो फर्माबरदार बच्चों की तरह गाड़ी के फर्श पर हम तीनों के कदमों में बिछ गया। मैं अपने दोनों हाथ फैलाए उनकी तरफ झुका, बिल्कुल ऐसे जैसे उनका मुंह नोच लेने का इरादा हो। हालांकि मेरा कतन ऐसा इरादा नहीं था। मेरे दोनों हाथ जिस शिद्दत से खुले थे उससे ज्यादा शिद्दत से बंद हुए, लेकिन यूं ही नहीं। बंद होने से पहले दोनों गर्दनें मेरी हथेलियों और उंगलियों के शिकंजे में कसी जा चुकी थीं। उन्होंने संभलना चाहा, लेकिन कहां। इतनी मोहलत उन्हें कौन काफिर देता। दोनों के सर मैंने पूरी कुव्वत से टकरा दिए। अगर उन्होंने फौलादी खोद पहने होते तो कोई बात थी। उनके सरों पर तो मोटे कपड़े की टोपियां थीं जिनकी हैसियत कागज की दीवार से ज्यादा हरगिज न थी। उनके सर आपस में टकराने से ऐसी आवाज पैदा हुई थी जैसे दो मुंह जोर मेंढों के आपस में टकराने से होती है। पहले ही टकराव ने उनके कसबल निकाल दिए थे और उनकी गर्दनें तोरियों की तरह लटक रही थीं। लेकिन हिफ्ज़ मा तकद्दुम के तौर पर मैंने दोबारा उनके भेजे आपस में बजाकर रही सही कसर भी पूरी कर दी। इस अमल को अंजाम देने में बमुश्किल चंद सेकंड लगे थे। अभी तक पिछला ट्रक नागहानी आफत से संभलने के लिए अंधे भैंसे की तरह दाएं बाएं हिलकोरे ले रहा था। इन गनीमत लम्हों से फायदा न उठाना कुफरान नेमत के मुतरादिफ था। मुझसे पहले उस्मान एक सिपाही की स्टेन गन पर कब्जा कर चुका था। दूसरे की गन उठाने की सादत मेरे नसीब में आई। डगमगाती वैन में से हम एक साथ झाड़ियों के झुंड में कूद गए। जिस मकाम पर हम दोनों गिरे और गिरकर संभले थे, वहां से बमुश्किल चंद फुट के फासले पर हमारे साथी ने उन पर जहन्नम का दरवाजा खोल रखा था। इस तरफ जनाब,
اس نے اپنی پیٹھ کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے لہجے میں چھپے سکون اور اعتماد سے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اکیلا نہیں، اپنی ذات میں ایک بریگیڈ تھا۔ یہ ہمارا لانچ والا دوست تھا جسے دوسرے ساتھی نے ہنگامی مدد کے لیے یہیں بلا لیا تھا۔ ابھی تک وہ لوگ صرف جیپ پر فائرنگ کر رہے تھے۔ پچھلے دونوں وہیکلز کو انہوں نے حفظ ما تقدم کے طور پر چھیڑا بھی نہیں تھا، کیونکہ ان کے خیال میں ہم انہی دونوں گاڑیوں میں سے کسی ایک میں ہو سکتے تھے۔ ہمارے دوسرے ساتھی نے ہمیں باہر چھلانگ لگاتے دیکھ کر سٹین گن پھینکی اور یک کے بعد دیگرے وہ وین اور ٹرک پر دستی بم پھینکنے لگا۔ کیپٹن شرما خود اعتمادی کا شکار ہو گیا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ ان کی اپنی سرزمین پر ہمارے جانباز اتنی دیدہ دلیری کا مظاہرہ کر گزریں گے۔ ہماری رہائی کے لیے کسی حملے کے امکان کو اس نے رد نہیں کیا ہوگا، لیکن اس طرح اچانک اور اتنی تیزی کے ساتھ ہمارے دوستوں کے حرکت میں آ جانے کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی بڑھی ہوئی خود اعتمادی نے بالآخر اسے مروا دیا۔ عثمان اور میں نے بجائے اپنے محسن کی ہدایات پر عمل کرنے کے وہ راستہ اپنایا اور چند سیکنڈ میں سٹین گن خالی کر دیں۔ 3-4 منٹ کوئی اتنا زیادہ وقفہ نہیں ہوتا کہ بوکھلائی ہوئی فوج رات کے اندھیرے میں دشمن کی پوزیشن کا اندازہ لگا کر سنبھل سکے۔ گاڑیوں کے جلتے ڈھانچوں سے کچھ سائے چیختے چلاتے باہر ضرور گرے تھے، لیکن انہوں نے مقابلہ کرنے کی بجائے جان بچانے میں عافیت جانی تھی اور وہ لڑکنیاں کھاتے ہم سے دور تر ہٹتے چلے گئے تھے۔ ہم نے انہیں شکار کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی تھی۔ مارنا اور زندہ رکھنا انسان کے بس میں نہیں ہوتا، جس کا بہترین ثبوت ہم خود تھے۔ وہ لوگ جو ہمیں مارنے آئے تھے اب ہمارے ہاتھوں بے ضرر کیڑوں کی طرح مر رہے تھے۔ موت کو اتنا قریب دیکھ کر ایک تو انسان فطرتاً دلیر ہو جاتا ہے، اور جب موت کے منہ سے وہ بار بار بچ نکلے تو یہ دلیری دو چند ہو جاتی ہے۔ اس روز مجھے پہلی بار اس بات کا عین الیقین ہوا کہ مارنے والے سے بچانے والا واقعی زیادہ قوت رکھتا ہے۔ ابھی تک تو ہمارا محفوظ رہنا ہی معجزہ تھا، لیکن اس سے زیادہ مہلت کی توقع رکھنا پاگل پن ہوتا۔ ہم نے مرنے والوں اور مرتے ہوئے بھارتی سورماؤں کو ان کے حال پر چھوڑا اور اپنی کمین گاہ کا رخ کیا۔ مقامی دوستوں میں سے ایک ہماری رہنمائی کر رہا تھا اور ہم تینوں اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ لانچ کے نزدیک پہنچ کر میں نے یہی سمجھا کہ اب اس میں بیٹھ کر ہم یہ آبی جہنم عبور کریں گے، لیکن ابھی بمشکل میں نے پہلا قدم ہی پانی کی طرف بڑھایا تھا جب اسی دوست کی آواز عقب سے سنائی دی، نہیں، ہمیں افسوس ہے کہ مہمانوں کو تکلیف دے رہے ہیں، اب یہ سمندر ہمارے لیے محفوظ نہیں رہا۔ مجھے فوراً اس کی بات سمجھ آ گئی، اس نے واقعی ٹھیک ہی تو کہا تھا۔ بھلا اتنی دیر میں یہ کیسے ممکن تھا کہ دشمن نے ہمارے فرار کی تمام راہیں مسدود نہ کر رکھی ہوں؟ میرے منہ سے بے ساختہ نکلا، اوکے، شکریہ۔ ان میں سے ایک لانچ میں داخل ہوا اور بمشکل 1.5-2 منٹ کے بعد اس کی واپسی 2 خوراک کے ایمرجنسی تھیلوں اور ایک ایمونیشن کے تھیلے کے ساتھ ہوئی۔ دونوں تھیلے ہمیں تھما کر وہ لانچ میں دوبارہ داخل ہو گیا۔ پھر میں نے انجن سٹارٹ ہونے کی آواز سنی اور اس کے ساتھ ہی سماعت سے اس سے ملتی جلتی ایک اور آواز ٹکرائی۔ میرے کانوں نے دونوں آوازیں ذہن کو منتقل کر دیں اور دوسرے ہی لمحے میں سناٹے میں آ گیا۔ ذہن کا فیصلہ کچھ ایسا ہی خوفناک تھا۔ جی ہاں، وہ کوئی عام سمندری لانچ نہیں تھی، بحریہ کی گن بوٹ تھی۔ ان گن بوٹس میں سے ایک جو ہمیں گھیرے میں لینے کے لیے اس ساحلی علاقے کی طرف آ رہی تھی۔ لانچ کا رخ ہمارے ساتھی نے کھلے پانیوں کی طرف کر دیا تھا۔ جیسے ہی انجنوں نے طاقت پکڑی، میں نے اسے چھلانگ لگا کر پانی میں گرتے دیکھا۔ چند منٹ کے بعد وہ ہمارے قریب موجود تھا۔ لانچ منہ اٹھاتے سیدھی بھاگی جا رہی تھی۔ قریب پہنچتے ہی وہ بھی ہمارے ساتھ ساحلی جھاڑیوں میں دبک کر بیٹھ رہا۔ ان کے منصوبے کی مجھے فوراً سمجھ آ گئی تھی اور میں دل ہی دل میں اس پر اش کر اٹھا۔ ابھی لانچ بمشکل 100-150 گز دور ہی پہنچی تھی جب ہم نے اس کی مخالف سمت سے سمندر کے پانیوں میں ایک گن بوٹ کو ابھرتے دیکھا۔ روشنی میں نہائی ہوئی گن بوٹ کے اگلے حصے میں نیوی کے جوان پوزیشنیں سنبھالے کھڑے ہوئے تھے اور اس کے پہلوؤں سے مشین گنوں کی قہر برسانے والی نالیاں چھانکتی دکھائی دے رہی تھیں۔ گن بوٹ کے سائرن چیخنے لگے۔ یہ وارننگ تھی جو وہ لانچ والوں کو رکنے کے لیے دے رہے تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ لانچ والوں کے کان پر جوں تک نہیں رینگی تو وہ تیزی سے اس کی سمت بڑھے۔ میں اور عثمان اندھیرے میں نظریں جمائے اس نظارے میں محو تھے جبکہ ہم دونوں مقامی دوست بار بار اپنے بازوؤں سے بندھی گھڑیوں میں ناچتی سوئیوں کا نظارہ کر رہے تھے۔ گن بوٹ اب لانچ کے انتہائی قریب پہنچ گئی تھی، اتنی نزدیک کہ ہم نے نیوی کے چست چالاک جوانوں کو چھلانگے لگا کر اس پر کودتے دیکھا۔ وہ لانچ پر پہنچ چکے تھے جبکہ گن بوٹ اس کے پہلو سے لگی تھی۔ اس کے سامنے سے نیم دائرے میں چکر کاٹ کر اسے روکنے کی فکر کر رہی تھی۔ ابھی وہ لانچ کے سامنے ہی پہنچی تھی اور ہم لانچ کے ساتھ اس کے ٹکراؤ کے منتظر تھے کہ ایک قیامت گزر گئی۔ وہ دھماکہ اتنا ہی زوردار تھا جیسے کسی بحری جہاز کی بڑی توپ نے فائر کیا ہو۔ دھماکہ
लॉन्च में लगे उस टाइम बम का करिश्मा था जिस पर चंद मिनट का टाइम लगाकर हमारा दोस्त यहाँ बैठा हुआ था। लॉन्च के साथ ही गन बोट के भी परखचे उड़े थे। हमने नेवी के जवानों को फजा में गेंद की तरह उछलते और समंदर में गिरते देखा। अब हम वही नजारा समंदर में देख रहे थे जो चंद मिनट पहले खुश्की पर देख चुके थे। खुशी से बेकाबू होकर बारी बारी एक दूसरे से लिपट गए। हमारे साथी ने हमें हकायक की दुनिया में वापस लाते हुए कहा, नाउ कम ऑन सर। वो आगे आगे था और हम उसकी तकलीद में उसके पीछे। झाड़ियां, दरख्त, रेत, कीचड़, पानी, सरकंडे, बेआबोग्याह पथरीला पहाड़ी सिलसिला, हमें किसी चीज की परवाह नहीं थी। हम तो बस अपनी जान बचाने के लिए दीवानावार चले जा रहे थे। बका का जज्बा तमाम तकालीफ पर हावी था। करीबन पौन घंटे चलने के बाद हमारे अकब में स्याही माइल अंधियारे आसमान के सीने से धाड़े मारते 2 हेलीकॉप्टर बरामद हुए जिनके पहलुओं से सर्च लाइट्स की तेज रोशनियां भी हमारी समत लपक रही थीं। ये गनशिप हेलीकॉप्टर थे जो हमें खोजने चले आए थे। इससे पहले कुछ जहाजों को हमने समंदर के खुले पानियों पर मगजमारी करते भी देखा। दुश्मन ने आबदोज के जरिए हमारे फरार के इम्कानात को भी नजरअंदाज नहीं किया था। ये जहाज खुसूसी तौर पर आबदोजों का पता लगाने के लिए परवाज करते हैं। हम उस वक्त एक जजीरा नुमा पर मौजूद थे जहां आसमान से बातें करती जंगली घास थी और बड़े बड़े नोकीले पत्तों वाले दरख्त जिनमें से दिन के वक्त भी रोशनी बमुश्किल छन कर अंदर आती। हमारे इर्द गिर्द हेलीकॉप्टर अपनी बेसूद रोशनियां फेंक रहे थे। हम घास के झुंड में एक दूसरे से लगे दुबक कर बैठे उसी का एक हिस्सा दिखाई दे रहे थे। 2-3 चक्कर काट कर और अपना अच्छा खासा पेट्रोल फूंकने के बाद हेलीकॉप्टर वापस उसी तरफ चले गए जिस तरफ से आए थे। हमारा सफर फिर शुरू हो गया। मेरी तरह उस्मान की मालूमात भी उस इलाके के मुताल्लिक न होने के बराबर थी। सिर्फ हमारे मकामी साथी ही थे जिनके इशारे पर हम आंखें बंद किए अमल कर रहे थे। सुफेदा सहर नमूदार होने तक हमारा ये अंधा सफर जारी था। हमने शायद 15-20 मील का फासला तय कर लिया था और अब तक रास्ते में बमुश्किल 2 दफा ही किसी आबादी के करीब से गुजरे थे। अगर वो वाकई आबादी थी। ये आबादियां झोंपड़ों की शक्ल में होती थीं, शायद माहीगीरों की बस्तियां थीं। पौ फटने तक हम एक महफूज ठिकाने पर पहुंच चुके थे। ये एक खुश्क कताई जमीन था जिस तक पहुंचने के लिए हमें कमर कमर तक पानी से गुजर कर यहाँ आना पड़ा था। रास्ते में भी कई जगह घुटनों घुटनों पानी से गुजर कर यहाँ तक पहुंचे थे, लेकिन इस मर्तबा मामला जरा मुख्तलिफ था। पानी में कदम रखते ही मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मैं कांटों की सेज पर चल रहा हूं। यकीनन बाकी दोस्तों का भी यही हाल होगा। ये कांटे पांव से अब ऊपर की तरफ चलने लगे थे और अपने साथ वो ऐसी टीसें भी लिए हुए थे जो मेरी टांगों से उठ रही थी। ये तकलीफ अब कमर तक आन पहुंची थी, लेकिन खुशकिस्मती से पानी के अंदर ही थी। पानी से बाहर वाला जिस्मानी हिस्सा इस आफत से महफूज था। मेरे साथियों ने कई मर्तबा बेचैनी से अपने हाथ जिस्मों पर मारे थे, लेकिन इस चक्कर में जब एक थैला गिरते गिरते बचा तो वो भी इस्तिकामत से मेरी तकलीद करने लगे। खुराक वाला थैला मैंने उठा रखा था जबकि एमुनिशन वाला एक मकामी दोस्त ने, उस्मान और दूसरे दोस्त ने स्टेन गन्ने सरों पर ऊपर कर रखी थी। ये अजाब हमने तकरीबन घंटा भर तक झेला। खुदा खुदा करके इस जानलेवा मुहिम का आखिर खातिमा हुआ। जजीरे पर पहुंचते ही मेरे साथी बेदम होकर गिर पड़े। मेरे औसान अलबत्ता बहाल थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।